बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको खुश खुर्रम रखे। जैसे कि आपके इल्म में है कि हमने जमात नाम का जो पर्चा है उर्दू का और जो फेडरल बोर्ड का है उसको हल करने की कोशिश की थी। तो आज हम उसका उस पेपर का एक और हिस्सा हल करने की कोशिश करेंगे। अक्सर तलबा व तलिबात के जहन में ये सवाल आ जाता है कि स्वाद बोर्ड के पेपर क्यों नहीं कर रहे हैं या मर्दान के क्यों नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने पेपरों की जांच की है और मैंने देखा है तो सबसे बेहतरीन पेपर फेडरल के हैं। अगर कोई बच्चा या बच्ची इस पेपर को हल करे और इसको समझे तो फिर बाकी बोर्ड के जो पेपर हैं वो बड़ी आसानी से वो हल भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो आज एक्सजीम से जो है इसमें एक सियाह सबाह के हवाले से सवाल जो है वो आ जाता है। दो पैराग्राफ होते हैं, उसमें से एक पैराग्राफ की सियाह सबाह लिखनी होती हैं और तशरीह लिखनी होती हैं। तो उस हवाले से उर्दू पर लेक्चर मौजूद हैं, आप वहाँ से तफसील के साथ दे सकते हैं और यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हम आ जाते हैं, एक और सवाल होता है कि नज़म के अशार की तशरीह करनी होती हैं और गज़ल के अशार की तशरीह करनी होती। तो आज हम देखेंगे कि नज़म के अशार की जब हम तशरीह करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने जहन में रखें और उन चीज़ों के ज़रिए जब हम तशरीह करेंगे तो हमारी तशरीह मुस्तनद और दुरुस्त होगी। तो आ जाते हैं फेडरल बोर्ड उर्दू नाम से में नज़्म अशार की तशरीह का तरीक़ाकार। सबसे पहले जुज़ का इंतखाब करना, यानी ज़ाहिर है कि दो अज्जा दिए गए होते हैं अलिफ और बे, तो उसमें अपने जुज़ का इंतखाब करना होता है कि मैं कौन सा जुज़ जो है वो मुझे सही तरीके से आ रहा है, कौन सा जुज़ जो है वो मेरे लिए आसान है ताकि मैं उसकी तशरीह करूँ। सबसे पहले आप दोनों अज्जा को देखेंगे और उसमें से एक जुज़ का आप इंतखाब करेंगे। दूसरा है अशार को कम अज़ कम 3 दफ़ा पढ़ना। दूसरा नुकता ये है कि जब आप जुज़ का इंतखाब करें इसके बाद जो है आप कम अज़ कम अशार को 3 दफ़ा पढ़ें। पढ़ने से ये होगा कि उनके मानी आपको समझ आ जाएंगे, उन अशार का मफ़हूम आपके जहन में आ जाएगा। तीसरा मुकम्मल हवाला लिखना। हमारे यहाँ अक्सर तलबा तलिबात जो है वो मुकम्मल हवाला नहीं लिखते, हालांकि इनमें से 2 चीज़ों के नंबरात नहीं होते, लेकिन अगर उन 2 चीज़ों को हम इसके साथ लिखें और ऐड करें तो इससे ये होगा कि मुम्तहिन पर जो है वो अच्छा और मस्बत असर पड़ सकता है। तो मुकम्मल हवाले में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? शायर का नाम। सबसे पहले तो इसमें एहतियात करें कि अक्सर तलबा तालिबात गलती कर जाते हैं, मुसन्निफ़ का नाम लिख लेते हैं। तो मुसन्निफ़ का नाम नहीं लिखना है बल्कि शायर का नाम। दूसरा है नज़म का उन्वान, तीसरा है नज़म की हियत और चौथा है माखज़। नज़म की हियत, ये नज़म जो है कौन सी हियत में है, मुखम्मस है, मुसद्दस है, तरजीबन है, तरकीब बने, कौन सी इसकी शक्ल है। और माखज़ यानी ये कौन कुलियात से लिया गया है, दीवान से लिया गया है, इंतखाबी कलाम से लिया गया है। तो ये चारों चीज़ें जो है ये लिखना ज़रूरी है और इनको लिखना बहुत अच्छा होता है और मुमतहिन पर एक अच्छा और मस्बत असर पड़ता है। इसके बाद अशार का मफ़हूम समझना। जब आप अशार को 3 दफ़ा देखेंगे तो अशार का मफ़हूम आपके जहन में आ जाएगा और जब मफ़हूम आ जाता है तो फिर तशरीह लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, मुतअल्लिक़ा वाक़यात और अमसाल लिखना। जब आप तशरीह करते हैं तो अब ये भी कर सकते हैं कि उस अशार के हवाले से अगर आपको कोई वाक़या आ रहा है, कोई मिसाल आ रही है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद पुरानी आयात, अहादीस, अक़वाल वगैरह लिखना। अगर आपको उस अशार के हवाले से कोई पुरानी आयत आ रही है, कोई अहादीस आपको याद है, कोई कौल आपको याद है तो आप वो लिख के, लेकिन ये याद रखें कि उसका तर्जुमा ज़रूर लिखें। अगर वो अंग्रेज़ी में है या अरबी में है या फ़ारसी में तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस कौल का, उस आयत का या उस हदीस का तर्जुमा ज़रूर लिख लिया करें। जिसके बाद हम मज़मून अशार लिखना। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि जब आप अशार की तशरीह करते हैं और आपको ऐसे अशार याद हो जो कि जिस अशार की आप तशरीह करते हैं उस अशार और दूसरे अशार का मरकज़ी ख़्याल या मफ़हूम एक जैसा हो तो वो अशार लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बेहतर तरीक़ा ये है कि आप इब्तिदा में एक शेर लिख के और फिर आखिर में जो है एक शेर लिख के, तो ये ज़्यादा बेहतर और अच्छा तरीक़ा है। अच्छा, तशरीह अपने अल्फाज में लिखना। ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है कि आप तशरीह अपने अल्फाज में लिखेंगे, लेकिन अगर आपने तशरीह को रट्टा किया है तो ये गलत तरीक़ा है। हो सकता है कि मुम्तहिन ये सोचे कि तो उसने नोट से या किसी किताब से लिखा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप तशरीह लिखते हैं तो अपने अल्फाज में लिखिए, ये एक बेहतर और मुस्तनद तरीक़ा है। अब हम आ जाते हैं कि अच्छा, इनमें बयान के अरकान की निशानदेही करना। अक्सर शुआरा ये करते हैं कि अशार में
جو ہے تشبیہ، استعارہ، کنایہ یا مجاز مرسل کا جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ کو وہ چیزیں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کنایہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، مجاز مرسل کیا ہے، تو اس کی اگر آپ نشاندہی کریں تو یہ بہت زیادہ بہتر طریقہ ہو. تو صنعتوں کی نشاندہی کرنا. اس کے علاوہ اکثر شعراء صنعتوں میں اشعار میں صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے صنعت تضاد ہے، تکرار ہے، تجنیس ہے، تضمین ہے وغیرہ بہت سارے ہیں. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس شعر میں یہ صنعت استعمال ہوئی تو ضرور لکھیں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے وہ کون سے جملے ہیں جس کو ہم لکھیں تو ہماری تشریح جو ہے وہ زیادہ دلکش اور خوبصورت ہو سکتی ہے. اچھا، اب یہ لکھ سکتے ہیں زبان و بیان اور معنی و خیال کے لحاظ سے عمدہ شعر، کہ جس شعر کی آپ تشریح کرتے ہیں کہ یا بن کی آپ تشریح کرتے ہیں کہ یہ بن جو ہے زبان و بیان اور معنی و خیال کے لحاظ سے عمدہ بن ہے یا عمدہ شعر ہے. دوسرا نقطہ آپ لکھ سکتے ہیں شعر میں روانی اور سلاست ہے، یعنی شعر آسان ہے، آسانی سے سمجھ آ رہا ہے. تیسرا آپ لکھ سکتے ہیں کہ علم بیان میں صنعتوں کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، کہ اس بن کے اس شعر میں یا اس مصرے میں یا اس شعر میں علم بیان کی یہ قسم بیان کی گئی ہے، یا اس شعر میں یا اس بن میں جو ہے یہ صنعت استعمال کی گئی. یہ بہت اچھا اور مثبت طریقہ ہو. اچھا، شعر میں الفاظ کا دلکش استعمال کیا گیا ہے. اب یہ جملہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے اس بن میں یا ان اشعار میں جو ہے الفاظ کا دلکش اور خوبصورت اور دلنشین استعمال کیا ہے. اچھا، شعر میں منفرد خیال پیش کیا گیا ہے. اب یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شعر نے بڑی خوبصورتی سے پرانے الفاظ کے ذریعے شعر میں جو ہے ایک منفرد اور نیا خیال جو ہے وہ پیش کیا ہے. خوبصورت، اچھا خوبصورت اور دلکش منظر کشی کی گئی. اب یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شعر میں اس بن میں یا ان اشعار میں خوبصورت جو ہے دلکشی کی منظر کشی کی گئی ہے، منظر کشی کی ہے. اچھا، جذبات کی بہترین ترجمانی کی گئی ہے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شعر نے بڑے خوبصورتی سے ان اشعار میں جذبات کی یا اس بن میں جذبات کی بڑی خوبصورتی سے جذبات کی ترجمانی کی ہے. تو یہ وہ جملے ہیں جو کہ آپ کے تشریح میں کام آ سکتے ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. جب آپ تشریح کرتے ہیں تو ان تمام نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ کا امان، خدا حافظ.